बात करेंगे रूस के परमाणु अटैक को लेकर। फरवरी 2022 में रूस ने जब यूक्रेन पर हमला किया तो किसी को अंदाजा नहीं था कि 3.5 साल तक यूक्रेन युद्ध के मैदान में बना रहेगा। अब ये महाजंग उस दहलीज पर है जहां से पुतिन यूक्रेन को जीते बिना नहीं मानेंगे, जबकि जेलेंस्की सरेंडर करने को तैयार नहीं है। ऐसी खबरें ये हैं कि पुतिन यूक्रेन पर कभी भी परमाणु हमला कर सकते हैं, क्योंकि पुतिन का सब्र अब टूटता जा रहा है। पुतिन ने इशारों ही इशारों में ऐलान भी कर दिया है कि वो यूक्रेन पर परमाणु बम फोड़ने जा रहे हैं और मौजूदा वक्त में रूस दुनिया का वो देश है जिसके पास सबसे ज्यादा परमाणु बम है और इस वक्त 100-200 नहीं बल्कि 1500 से ज्यादा परमाणु बम एक्टिव मोड में रूस के पास है। अब जरा आप सोचिए कि जिस दिन पुतिन का बारूदी गुस्सा फूट गया उस दिन यूक्रेन पर परमाणु बम गिरना तय मानिए। पुतिन का सन का ब्रेन आज खत्म होगा यूक्रेन। पुतिन का तबाही प्लान, जेलेंस्की सावधान। आज कयामत की रात, यूक्रेन राख राख। आज रात परमाणु बम फोड़ेंगे पुतिन। जेलेंस्की झुक नहीं रहे, पुतिन मान नहीं रहे और तबाही का मंजर रूस यूक्रेन दोनों जगह है, लेकिन सबसे ज्यादा तबाही यूक्रेन में। यूक्रेन के कई हिस्सों पर रूस का कब्जा है और पुतिन के जो तेवर हैं वो बताते हैं कि जेलेंस्की अगर सरेंडर नहीं करेंगे तो वो दिन दूर नहीं जब पूरा का पूरा यूक्रेन कब्रिस्तान में तब्दील हो जाएगा। पिछले कुछ दिनों में जेलेंस्की की टीम ने हमलों में तेजी दिखाई है, लेकिन रूस के बढ़ते कदमों को यूक्रेन रोक दे इतनी हिम्मत अभी नहीं है। महाजंग लगातार बढ़ती जा रही है और पुतिन का गुस्सा भी अब 7वें आसमान पर है। लगता है पुतिन बहुत जल्द यूक्रेन को तबाह करेंगे। पुतिन के बारूदी तेवरों ने कई बार इशारा किया है कि वो यूक्रेन पर परमाणु बम फोड़ सकते हैं और इसमें बहुत ज्यादा कोई शक भी नहीं है कि पुतिन ऐसा नहीं कर सकते। पिछले कुछ दिनों पहले कई ऐसी रिपोर्ट्स आई हैं जो कहती हैं कि अब पुतिन ज्यादा दिन इंतजार नहीं करेंगे और यूक्रेन पर परमाणु बम फोड़ेंगे। ये चेतावनी तब आई है जब रूस और यूक्रेन के बीच जंग ऐसी दहलीज पर है जहां से पुतिन यूक्रेन को जीते बिना नहीं मानेंगे। इसके लिए चाहे पुतिन को अंतिम समय में यूक्रेन पर परमाणु बम ही दागना क्यों न पड़े। दरअसल ना तो दुनिया को उम्मीद थी ना ही पुतिन को कि जेलेंस्की 3.5 साल तक युद्ध लड़ते रहेंगे। इतने लंबे समय तक जंग चलने से रूस को भी भारी भरकम नुकसान हुआ है। ऐसे में पुतिन अब जल्द से जल्द महाजंग को खत्म करना चाहते हैं और ये संभव तब होगा जब जेलेंस्की हार माने और जेलेंस्की सरेंडर करेंगे ऐसा लगता नहीं है। ऐसे में पुतिन परमाणु चलाकर जेलेंस्की को हार मानने के लिए मजबूर कर सकते हैं। पुतिन का परमाणु प्लान। रूस के पास दुनिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर हथियारों का भंडार है। रूस के पास लगभग 5889 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं, जिनमें से 1674 तैनात हैं, बाकी रिजर्व में हैं। रूस ने हाल ही में अपनी न्यूक्लियर नीति में बदलाव किया है। पुतिन ने एक नया नियम बनाया है जिसमें कहा गया है कि अगर कोई गैर न्यूक्लियर देश जैसे यूक्रेन किसी न्यूक्लियर देश जैसे अमेरिका के समर्थन से रूस पर हमला करता है तो रूस न्यूक्लियर हमला कर सकता है। अब पुतिन के इस नए ऐलान से समझा जा सकता है कि अगर जेलेंस्की ने घुटने नहीं टेके तो पुतिन परमाणु बम फोड़ने जैसा विध्वंसक कदम उठा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। यूक्रेन पर इस वक्त लगातार परमाणु बम का खतरा जो है वो मंडराता हुआ नजर आ रहा है और पूरा विश्व इस वक्त चिंता में है कि क्या
यूक्रेन के ऊपर विश्व का तीसरा परमाणु हमला देखने को मिलेगा, क्योंकि इससे पहले भी पूरा विश्व जो है इसका दंश झेल चुका है। पूरा विश्व ने देखा था कि किस तरीके से परमाणु हमला किया गया। ये 3 तस्वीरें आपके स्क्रीन पर चलने लगी हैं। पहली तस्वीर 6 अगस्त 1945 हिरोशिमा की है, जब यहां पर लिटिल बॉय बम गिराया गया था, यानी कि परमाणु बम का हमला किया गया था। ये पहला परमाणु का अटैक था, परमाणु बम का हमला था। इसके बाद 3 दिन बाद यानी कि 9 अगस्त 1945 नागासाकी फैट बम के नाम से परमाणु हमला यहां पर किया गया। और इन तस्वीरों में आप अंदेशा लगा सकते हैं किस तरीके से बड़ा धमाका हुआ होगा। और हिरोशिमा नागासाकी धमाके को आज भी पूरी दुनिया ने याद रखा है, क्योंकि जिस तरीके से तबाही इन दोनों हमलों ने मचाई थी, उसके दंश आज भी जो हैं वो जापान में देखे जा सकते हैं। लेकिन इस बीच अब तीसरी तस्वीर है 2025 की, और इस वक्त एक बड़ा सवाल उठता हुआ ये नज़र आ रहा है कि जिस तरीके से व्लादिमीर पुतिन ने इशारों में ये तो कह दिया कि वो यूक्रेन के ऊपर परमाणु हमला कर सकते हैं, लेकिन ऐसे में बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि क्या पुतिन ऐसा सही में करेंगे? क्या सही में यूक्रेन के ऊपर परमाणु हमला हो सकता है? और दूसरी ओर ये भी बातें होती नजर आ रही हैं कि अगर यूक्रेन के ऊपर परमाणु हमला रूस ने कर दिया, पुतिन ने कर दिया, तो उसके बाद की स्थितियां क्या होंगी? क्या पूरे विश्व में वर्ल्ड वॉर 3 जो है वो परमाणु बम के तीसरे हमले के बाद छिड़ती हुई नजर आएगी? क्या पूरा विश्व 2 धड़ों में बटा हुआ नजर आएगा? क्या होगा, इसका अंदेशा भी नहीं लगाया जा सकता। और कितना नुकसान जो है वो न केवल यूक्रेन को बल्कि पूरी दुनिया को होगा इस हमले के बाद, इसका भी अंदेशा नहीं लगाया जा सकता। लेकिन इस वक्त दुनिया डरी हुई है, लोग डरे हुए हैं। जिस तरीके से ये हमले की बात पुतिन के द्वारा कही गई है, तो परमाणु हमले को लेकर पूरी दुनिया इस वक्त डरी हुई है, क्योंकि हिरोशिमा और नागासाकी में क्या हुआ था ये हर किसी को पता है, कोई भी ये भूला नहीं है। इस बीच हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर पीके सहगल साहब जुड़े हुए हैं। पीके सहगल जी, बहुत स्वागत सर आपका इंडिया न्यूज़ पर। और सर, सबसे पहला सवाल यहाँ पर यही है कि जिस तरीके से इशारों में पुतिन ने यह कह तो दिया कि वो यूक्रेन के ऊपर परमाणु हमला कर सकते हैं, क्या जो आज की परिस्थितियां हैं, इन परिस्थितियों को देखने के बाद सर आपको लगता है कि यूक्रेन के ऊपर परमाणु हमला रूस के द्वारा किया जा सकता है? देखो, अगर पुतिन पागल हो जाते हैं, इनसेन हो जाते हैं, तो ये हमला करेंगे। पुतिन साफ तौर पे जानते हैं कि न्यूक्लियर वेपन इज नॉट अ वेपन ऑफ वॉर, इट्स अ वेपन ऑफ डेटरेंस। जो हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर जो बम गिराए थे, वो आज के बहुत नोशनल बम्स हैं, वो केवल 15 किलोटन के थे। आज के जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो 100 किलोटन से लेके 1 मेगाटन के। कम से कम 10 मिलियन लोग मारे जाएंगे। और जो फॉल आउट होता है, चाहे आप युद्ध में इन्वॉल्व हो या नहीं, वो 10,000 किलोमीटर तक फैलता है, डिपेंडिंग ऑन द अपर विंड्स पैटर्न। वो रशिया को भी नुकसान पहुंचा सकता है, यूरोप को भी नुकसान सकता है। ब्लैक सी के ऊपर रशियन पूरी फ्लीट जो है उसको भी तबाह कर सकता है। ऐसे में मुझे नहीं लगता किसी प्रकार से पुतिन की तरफ से इस माफी की धमकी तो आज से कई बार दे चुके हैं। वो भी दे चुके हैं, उनके डिफेंस मिनिस्टर भी दे चुके हैं, उनके चीफ ऑफ मिनिस्टर भी दे चुके हैं। कई देश ऐसी धमकी दे चुके हैं। और पुतिन को साफ तौर पर यह भी पता है कि जो नेटो कंट्रीज है, खास करके ब्रिटेन और फ्रांस, उनके पास भी न्यूक्लियर वेपन्स है। क्या वो एक्सेप्ट करेंगे कि शायद इस हमले के जवाब में, पहली बात है, अगर वो कहाँ गिराएंगे ये बम? क्या वो ब्लैक सी के इलाके में गिराएंगे? क्या वो कीव के ऊपर गिराएंगे? किस जगह पर गिराएंगे? क्योंकि 25% इलाका तो रशिया के पास है। अगर कीव के ऊपर गिरते हैं तो 25% जो इलाका है जिसमें रशियन ट्रूप्स है, दे विल ऑल बी अफेक्टेड। क्या रशिया अपने बॉर्डर से कितनी दूरी पर करेगा? क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि जो उसके तीन बड़े इफेक्ट है, एक ब्लास्ट इफेक्ट है, दूसरा हीट इफेक्ट है, और तीसरा जो फॉल आउट है, सबसे डेंजरस है वो फॉल आउट है। और फॉल आउट 10,000 किलोमीटर तक जाता है। क्या रशिया यकीन कर सकता है कि उसके ऊपर असर नहीं होगा? फिर अगर रशिया ऑक्यूपाई करना चाहता है यूक्रेन को, तो कई 40-50 साल तक उस इलाके के अंदर नहीं जा पाएगा। जनरेशंस तो कम उस इलाके में अफेक्टेड होंगी। तो वास्तव में मुझे नहीं लगता कि इस बात की गलती करेंगे। पुतिन धमकी जरूर दे रहे हैं जी, और एक बार नहीं, बार बार धमकी दे रहे हैं, लेकिन अनलेस एंड अनटिल ही इज गॉन इनसेन, क्योंकि हिस्ट्री उनको कभी माफ नहीं करेगी। हिस्ट्री में वो एक किस्म से राक्षस के तौर पर गिने जाएंगे, और वो इस माफी की हिस्ट्री नहीं छोड़ के जाना चाहते। मुझे नहीं लगता किसी प्रकार से वो परमाणु बम गिराएंगे। इसकी बातचीत तो अनेकों बार कर चुके हैं, अभी भी बार बार कर रहे हैं, क्योंकि यूक्रेन ने जिस माफी का उनके एयर बेसिस के ऊपर हमला किया, और अभी उनके काफी डीप हमले कर रहा है। वास्तव में उनको साफ तौर पर नजर आ रहा है कि ये लड़ाई जो है रशिया जीत नहीं सकता,
और नेटो 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 जो है यूक्रेन को ये लड़ाई हारने नहीं देगा। लड़ाई सवा 3 साल हो गए, लड़ाई और लंबी चलेगी। जी बिल्कुल उसी माफिक जहां इसराइल और ईरान की लड़ाई है, इसराइल ये लड़ाई जीत नहीं सकता, ईरान को ये लड़ाई हार नहीं सकता, जी क्योंकि रशिया और चाइना जो है उनकी मिडिल ईस्ट में इंफ्लुएंस कंप्लीटली खत्म हो जाएगी और अमेरिका का और इसराइल का दबदबा हो जाएगा। जी और दुनिया का सबसे बड़ा एनर्जी का भंडार वो है, उसको अगर अमेरिका कैप्चर कर लेता है, उसके ऊपर दबदबा हो जाता है, तो चाइना और रशिया कंप्लीटली बैकफुट पे हो जाएंगे। जी इसी माफिक जहाँ पे यूक्रेन का ताल्लुक है, इट इज नॉट एग्जैक्टली रशिया वर्सेस बिल्कुल यूक्रेन। नेटो बिल्कुल का सर, अगर support बात 1945 के जो हिरोशिमा नागासाकी में हमला हुआ था उसको लेकर की जाए, तब से और अब में स्थितियां बेहद विपरीत हैं। दुनिया बदल चुकी है, दुनिया ने बहुत कुछ तब से लेकर अब तक देख लिया है और ऐसे में पॉसिबल भी नहीं लगता कि परमाणु हमला जो है वो रूस के द्वारा कर दिया जाए। सर इस मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे साथ बने रहें, कुछ जानकारियां हैं वो अपने दर्शकों तक हम पहुंचा देते हैं। इस पूरे युद्ध को लेकर जानकारी आप तक पहुंचा दें कि अब तक क्या कुछ हुआ है युद्ध में। 10 लाख से अधिक सैनिक जो हैं वो युद्ध में अभी तक मारे गए हैं और 400 से ज़्यादा फाइटर जेट जो हैं वो अभी तक तबाह हो गए हैं। पुतिन को कितना नुकसान हुआ ये वो जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। 52,000 से ज़्यादा सैन्य वाहन और फ्यूल टैंक तबाह हुए हैं और 11,000 के करीब टैंक इस पूरे युद्ध में अब तक तबाह हो चुके हैं। 29,000 से ज़्यादा आर्टिलरी सिस्टम जो है वो भी तबाह हुए हैं। 41,000 से ज़्यादा ड्रोन गिराए गए हैं और 3,000 से ज़्यादा क्रूज मिसाइल तबाह की जा चुकी हैं। और इन चीज़ों से आप अंदेशा भी नहीं लगा सकते कि पुतिन को कितना नुकसान हुआ होगा। अब बात करेंगे जेलेंस्की के नुकसान को लेकर कि कितना नुकसान उन्हें हुआ है। 170 बिलियन डॉलर का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया है। 60 बिलियन डॉलर का जो रेसिडेंशियल इलाका है उसको नुकसान हुआ है। 38.5 बिलियन डॉलर का ट्रांसपोर्ट क्षेत्र को नुकसान हुआ। 14.5 बिलियन डॉलर का इंडस्ट्री, निर्माण और सर्विस सेक्टर को नुकसान हुआ है और 10.3 बिलियन डॉलर का कृषि सेक्टर को तबाही का दंश झेलना पड़ा। स्वास्थ्य क्षेत्र को भी करीब 4.3 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ है। वहीं करीब 2,98,000 हेक्टेयर जंगल क्षतिग्रस्त हुआ है, यानी कि करीब 3 लाख हेक्टेयर जंगल जो है उसको भी जो है नुकसान पहुंचा है, क्षतिग्रस्त हुआ है ये जंगल। वैसे में आप देख सकते हैं किस तरीके से तबाही के मंजर जो है वो दोनों तरफ जो है देखने को मिल सकते हैं। इस बीच हमारे साथ पीके सहगल जी लगातार बने हुए हैं। सहगल साहब, जिस तरीके से बात अगर तबाही को लेकर की जाए कि दोनों देशों में तबाही साफ तौर पर देखने को मिलती है, लेकिन इस बीच सर जिस तरीके से अभी आपने बातचीत में जिक्र किया कि इस युद्ध का अंत होता नजर नहीं आता, क्योंकि एक और रूस हमले करता है तो उसके बाद यूक्रेन हमले करता है। सहगल साहब, आप इस पूरे युद्ध का क्या भविष्य देखते हैं? क्या आपको लगता है कि ये लड़ाई जो है वो इस तरीके से ही जारी रहेगी या आने वाले समय में 4 महीने, 6 महीने, 1 साल में युद्ध खत्म होता नजर आएगा? देखो, जहां तक रशिया का ताल्लुक है, रशिया कहता है जब तक उसके वॉर एम्स अचीव नहीं होते वो किसी प्रकार से ये युद्ध को सीज़फायर एक्सेप्ट नहीं करने के लिए तैयार। वो चाहता है कि जितना भी एरिया उसने ऑक्यूपाई किया है और जितना एरिया उसने क्लेम किया है, यूक्रेन जो है उसको एक्सेप्ट कर ले कि वो एरिया जो है, और उस एरिया जो उन्होंने क्लेम किया उसमें से जहाँ उन्होंने कुछ हिस्सा तो कैप्चर किया, कुछ हिस्सा कैप्चर नहीं किया, बट वहां से भी यूक्रेन अपनी फोर्सेस को हटा ले। दूसरा वो कहते हैं क्रिमिया जो है, जिसको 2014 में कैप्चर किया था, क्रिमिया हमेशा हमेशा रशिया का हिस्सा हो। यूक्रेन इसको किसी प्रकार से मानने के लिए तैयार नहीं है, खास करके जब तक जेलेंस्की वहां पर है। और जेलेंस्की अगर हट भी जाते हैं तो मुझे नहीं लगता कोई जो भी उनका सक्सेसर होगा वो भी इसको एक्सेप्ट कर सकेगा। ये युद्ध खत्म होगा जब आइदर ऑफ द टू प्रिंसिपल जो है, या तो रशिया के जो प्रेसिडेंट है पुतिन, उनको हटाया जाए या पुतिन को असैसिनेट किया जाए या जेलेंस्की को हटाया जाए, तब हो सकता है कोई मसला हल निकल सके। जहाँ तक अमेरिका का ताल्लुक है, अमेरिका जो है बड़े पैमाने पर कोशिश कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि विद इन 24 आवर्स विल बी एबल टू सॉर्ट आउट, लेकिन मुझे नहीं लगता किसी प्रकार से ये सॉर्ट आउट हो सकता है, क्योंकि जो रशिया की शर्तें हैं वो यूक्रेन मानने के लिए तैयार नहीं, और जो यूक्रेन की शर्तें हैं वो रशिया मानने के लिए तैयार नहीं। यूक्रेन कह रहे हैं हम हर बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन बातचीत कंप्लीटली अनकंडीशनल होनी चाहिए ऑन एज वेरियस सिचुएशन। जहाँ पर रशिया आज है वहीं पर सीज फायर किया जाए और उसके बाद नेगोशिएशन के माध्यम से, डिप्लोमेसी के माध्यम से बातचीत का हल निकले। लेकिन इसको रशिया के पुतिन मानने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि उन्होंने एक बहुत बड़े पैमाने पर, अगर आप देखो जो अटैकर होता है उसको बहुत जबरदस्त नुकसान होता है। रशिया को बहुत जबरदस्त नुकसान हुआ है जेलेंस्की के,
और इतने बड़े नुकसान के बाद में अपने देशवासियों को क्या बताएंगे? अपनी कुर्सी खो बैठेंगे, क्योंकि देशवासियों को क्या बताएंगे कि यूक्रेन के ऊपर हमला करके उनको नतीजा एंड रिजल्ट क्या निकला? क्योंकि एंड रिजल्ट तो अभी तक कुछ कोई खास बड़ा बड़ा नहीं निकला। उनको शुरू में लगता था कि विदिन 1 वीक घुटने टिक जाएंगे, उनके फोर्सेस सरेंडर कर देंगे, जेलेंस्की को हटा दिया जाएगा, प्रो रशियन गवर्नमेंट को स्थापित कर दिया जाएगा। उनके सारे जो ख्वाब थे मिट्टी में मिल चुके हैं और साफ तौर पर नजर आता है आने वाले समय में भी उनके जो एम्स हैं अनरियलाइजेबल है। जी बिल्कुल उसी माफिक जैसे नेतन्याहू के एम्स हैं अनरियलाइजेबल है। ना तो उसने एम्स रियलाइज किए हिजबुल्लाह के खिलाफ, ना हमास के खिलाफ, और ना ही वो एम्स हासिल कर पाएगा जहां तक ईरान का ताल्लुक है। वो कह रहा है ईरान में एक तो सत्ता परिवर्तन और दूसरा हर प्रकार से उनकी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को खत्म करना। दोनों ही एम्स मेरे मुताबिक अनरियलाइजेबल है, क्योंकि उनका जो सबसे बड़ा परमाणु बेस है वो है जो 100 मीटर्स डीप है माउंटेन्स के नीचे। उसको बर्बाद करने के लिए केवल और केवल अमेरिका के पास ही मीन्स है, और अमेरिका मुझे नहीं लगता इस जंग में उतरेगा, क्योंकि अमेरिका इस जंग में उतरा तो बहुत बड़े पैमाने पर मिडिल ईस्ट में भूचाल सा आ जाएगा। सारे ही देशों में आग लग जाएगी। जितने भी अमेरिकन बेसेस हैं सारे के सारे जो है ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं। ईरान को सिर्फ 1 या 2 मिसाइल दागनी है उनके ऊपर तो कंप्लीटली पेपराइज हाफ ऑफ मिडिल ईस्ट। और अमेरिका फिर से साथ में उसको मैंडेट नहीं है ट्रंप को जी। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन साफ तौर पे कहती है कि अगर ट्रंप को अमेरिका को जंग में धकेलना है तो उनको सेनेट से अप्रूवल लेनी पड़ेगी, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से अप्रूवल लेनी पड़ेगी, वो उनको अप्रूवल नहीं मिलेगी जी। साइकिल साहब, दूसरी ओर जिस तरीके से लगातार एक डर हर किसी के मन में बना हुआ है कि पुतिन जो है वो यूक्रेन के ऊपर परमाणु हमला कर सकते हैं। वैसे तो जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि टेक्निकली फिलहाल पॉसिबल ये नहीं लगता कि पुतिन जो है वो परमाणु हमला करे, लेकिन साइकिल साहब अगर इसको लेकर बात की जाए कि अगर रूस जो है वो यूक्रेन के ऊपर परमाणु हमला कर देता है तो ऐसे में रूस किस तरीके से इस पूरी दुनिया में अलग थलग पड़ा हुआ नजर आएगा? क्योंकि जाहिर तौर पर जब से ये युद्ध शुरू हुआ है पूरी दुनिया इस युद्ध के खिलाफ है और अब इसमें परमाणु बम की एंट्री जिस तरीके से हो गई। देखो, हिंदुस्तान ने भी साफ तौर पर चेतावनी दी है कि आपने जो भी करने करिए लेकिन परमाणु बम नहीं फेंकना। इसी माफी की चेतावनी चाइना की तरफ से भी है, नॉर्थ कोरिया की तरफ से भी है। वट एवर यू वांट टू डू बट डू नॉट अंडरटेक अ न्यूक्लियर अटैक। जैसे ही मैंने कहा न्यूक्लियर अटैक अगर करना है तो कौन सी जगह पे करेंगे जी? क्योंकि अगर यूक्रेन के ऊपर वो कब्जा करना चाहते हैं तो यूक्रेन की धरती को इतनी बुरी तरह से नष्ट नहीं करना चाहते कि अगले 50 से 100 साल तक उसमें एंटर भी ना कर सके। दूसरा, कहाँ पर हमला करेंगे? क्या आर दे गोइंग टू अटैक दी एरिया व्हिच इज क्लोज टू बाल्टिक सी? बाल्टिक सी कोस्ट पर है, जिससे कंप्लीटली बाल्टिक फ्लीट भी उनकी एक किस्म से नाकाम हो जाएगी। बड़े और देश जो है बाल्टिक जो पेरिफेरी पर है वो भी प्रभावित हो जाएंगे। क्या वो ऐसी जगह पे करेंगे जहाँ पे उनके 25% जो एरिया उन्होंने कैप्चर किया है वहाँ पे उनके ट्रुप्स हैं वो सारे के सारे प्रभावित हो जाएंगे? क्या वो यूरोप के ऊपर तबाही चाहते हैं? क्या वो रशिया के ऊपर तबाही चाहते हैं? जैसे कि मैंने कहा सबसे बड़ा फॉलोआउट है वो 10,000 किलोमीटर जाता है। इट विल डिपेंड ऑन दी अपर विंड पैटर्न्स। उस समय जिस समय हमला करते हैं उस समय विंड पैटर्न क्या है, और क्या विंड पैटर्न वही रहेगा या विंड पैटर्न? बिल्कुल सागल साहब, कई सारे सवाल इस वक्त उठते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन इस बीच हमारे साथ ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड तपेश चौधरी जी भी जुड़ गए हैं, उनका भी रुख करेंगे। तपेश चौधरी जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। सर, सबसे पहला सवाल आपसे यहाँ पर यही है कि जो स्थितियां इस वक्त दोनों देशों के बीच यानी कि रूस यूक्रेन के बीच देखने को मिल रही हैं, आप किस तरीके से इस स्थिति को देखते हैं और क्या आपको ऐसा लगता है कि इस स्थिति में रूस जो है वो यूक्रेन के ऊपर परमाणु हमला कर सकता है? देखिए, जो हमला ऑपरेशन स्पाइडर वेब के तहत रूस की स्ट्रेटेजिक फोर्स पे यूक्रेन ने किया था, जिसमें उसकी 34% ऑफ स्ट्रेटेजिक फोर्स खत्म हो गई थी, क्योंकि उन जहाजों का प्रोडक्शन भी बंद हो चुका है, तो स्पेयर पार्ट्स वगैरह का भी इशू है, तो उन जहाजों की रिकवरी बहुत मुश्किल है। बट वो स्ट्रेटेजिक फोर्स है तो वो एक बहुत बड़ा झटका था। तो अगर नॉर्मल एस्केलेशन लैडर में देखा जाए तो वो एक न्यूक्लियर हमला करने का एक रीजन हो सकता था, लेकिन क्योंकि पुतिन ने जब नवंबर 2024 में अपनी डॉक्ट्रिन रिवाइज की, उसमें उन्होंने ये कहा कि मैं किसी भी न्यूक्लियर स्टेट के अगेंस्ट में न्यूक्लियर बम चलाऊंगा या मेरी अपनी सेना पे या मेरे अपने देश पे कोई मास डिस्ट्रक्शन वाला हमला हो, तो ये दोनों चीजों में फिट बैठता है। बट यूक्रेन न्यूक्लियर की जो पेन टेकिंग कैपेसिटी है, स्ट्रेस टेकिंग कैपेसिटी है, वो उस पॉइंट ऑफ व्यू पे तो नहीं पहुंची अभी तक कि एकदम से न्यूक्लियर हमला हो जाए, लेकिन वो उस एस्केलेशन लैडर पे जरूर खड़ा है कि जब उसे लगेगा,
जैसे उसके बाद यूक्रेन ने कजान पे जो उनकी वेपन फैक्ट्री थी उस पे भी हमला कर दिया। अगर रशिया को और ज्यादा नुकसान होंगे तो एस्केलेशन लेडर वहां पहुंच गया है और यूक्रेन के ऊपर फिर कोई टैक्टिकल न्यूक्लियर मिसाइल इस्तेमाल की जाती। प्लीज अंडरस्टैंड कि वर्ल्ड में न्यूक्लियर यूज करने से बहुत सारे जो कंट्री साथ में खड़े होते हैं ना वो भी साइड में हट जाते हैं, क्योंकि न्यूक्लियर हमला एक बड़ा हमला है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है तपेश जी, आपने एक बड़ा हमला और कह सकते हैं ये भी कि रूस जो है वो पूरी दुनिया में अलग थलग पड़ा हुआ नजर आया। तपेश जी, जिस तरीके से आपने भी जिक्र किया, इस बीच में आप दोनों से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप दोनों बने रहे मेरे साथ। कुछ इन्फॉर्मेशन हैं वो अपने दर्शकों तक हम पहुंचा देते हैं ग्राफिक्स के माध्यम से, और जानकारी कुछ इस तरीके से है कि यहाँ पर कई सारे ऐसे शहर हैं जिसको लेकर नाम सामने आ रहे हैं, और इसमें बता दें क्रीमिया, डोनेट्स्क, लुहांस्क और खैरसान और जापोरिजिया, यानी कि रूस का यूक्रेन में किस तरीके से कब्जा हुआ है। लगभग 20% हिस्सों पर जो है रूस ने यूक्रेन में कब्जा कर लिया है, और उनमें ये वो शहर हैं जिनके नाम निकलकर सामने आ रहे हैं, जहां जापोरिजिया में और खैरसान में, लुहांस्क में और डोनेट्स्क में कब्जा कर लिया गया है, जिसमें क्रीमिया भी शामिल है। साइगल साहब, मैं आपका रुक करना चाहूँगा, छोटा सा रिएक्शन मैं आपका इस पर चाहूँगा। जिस तरीके से 20% हिस्सों पर रूस ने कब्जा कर लिया है और अभी तक इतनी तबाही देखने को मिली, 3.5 साल का वक्त लग गया, लेकिन जो एरिया क्लेम कर रहा है रूस, अगर उन एरिया को लेकर बात करें, वहां तक पहुंचने में लगता है कि सदियों बीत जाएंगी। देखो, जो बिल्कुल आपने साफ तौर पे कहा, अगर रूस को सारा का सारा एरिया कैप्चर करना है जो उसने क्लेम किया है, तो शायद 2-3-4 साल और लग सकते हैं जी। हर एक इंच को कैप्चर करने के लिए रशिया की कम से कम 1000 से 1500 सैनिक हर दिन मारे जा रहे हैं जी। अभी तक रशिया जो है बहुत बड़े पैमाने पर जो आदमी मारा जा रहा है उसके परिवार को बहुत पैसा दे रहे हैं, जिससे नई बिल्डिंग बननी शुरू होगी, नई कार खरीदनी शुरू होगी, लेकिन देयर इज अ लिमिट बियॉन्ड विच एक किसी कैनन फोडर की तरह अपने ट्रुप्स को इस्तेमाल कर रहे हैं। उस देयर इज अ लिमिट बियॉन्ड विच जो है बहुत औरतें जो है विधवा हो चुकी हैं, बहुत बच्चे जो है ऑर्फन्स हो चुके हैं। बिल्कुल। और रूस की इकोनॉमी भी बहुत बड़े पैमाने पर प्रभावित हो रही है। बिल्कुल साइगल साहब, जिस तरीके से आपने जिक्र भी किया, और अभी तबाही किस तरीके से मची और किस तरीके से दोनों देशों को नुकसान हुआ है उसको लेकर भी जानकारी जिस तरीके से अपने दर्शकों को दी थी हमने। इस बीच तपेश जी भी लगातार बने। तपेश जी, अगर बात यहाँ पर रूस के हमलों को लेकर की जाए और रूस के दावे को लेकर की जाए, आपको क्या लगता है रूस ने जो दावा किया है उस दावे तक, यानी कि उस क्षेत्र तक पहुँचने में और कितना समय उसको लग सकता है, या उस क्षेत्र तक पहुँचते पहुँचते ये युद्ध समाप्त हो जाएगा? देखिए अभिषेक जी, रूस को भी ये लग रहा है जितना 3.5 साल ये जो युद्ध चला है और जितना लॉसेस रशिया ने उठाए हैं, ये रशिया और पुतिन की ईगो के लिए बहुत बड़ा झटका है। और ये अब रशिया को लग रहा है कि अब इस लड़ाई को लंबा नहीं खींच सकते, इसको जल्दी खत्म करना पड़ेगा। अपने ऑब्जेक्टिव जो भी उनके दिमाग में ऑब्जेक्टिव सेट होंगे और उसके लिए पूरी ताकत लगानी पड़ेगी। देखिए पूरा वर्ल्ड ये कह रहा है कि अभी 10% भी ताकत रशिया ने यूज नहीं की है, लेकिन अब वो टाइम आ गया है रशिया के लिए कि अब इसको खत्म कर दिया जाए। अब रशिया के लॉसेस अगर आप देखेंगे डिफेंस लॉसेस, तो प्रॉब्ली यूक्रेन से ज्यादा हो, ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ जितने सैनिक मरे हैं या नंबर ऑफ ड्रोन्स लॉस्ट या नंबर ऑफ एयरक्राफ्ट लॉस्ट एक्सेट्रा, नंबर ऑफ टैंक्स लॉस्ट। बट आप देखिए यूक्रेन एक छोटा शहर है, लेकिन यूक्रेन की बर्बादी कितनी हो गई भाई। जब चारों तरफ रबल्स ही रबल्स और खंडर ही खंडर रह जाएंगे तो उस कंट्री को बनाने का भी तो हिसाब किताब है ना, वो कैसे होगा। तो अब ये जेलेंस्की को भी समझना पड़ेगा कि मैं अपने पूरे कंट्री को खंडहर बना के क्या ही अचीव कर लूंगा। और इसके लिए, और रशिया जो क्लेम कर रहा है, अब रशिया देखिए ट्रम्प की बात नहीं मानी, किसी की बात नहीं मानी, अब रशिया इस बात को मानेगा भी नहीं, खासकर उस अटैक के बाद, जिस अटैक का मैंने जिक्र किया था। उस अटैक के बाद रशिया अपनी शर्तों पे ही पीछे हटेगा और रशिया तपेश, जब देखना यहाँ पर यही होगा कि किस तरीके से ये युद्ध जो है वो नए मोड़ पर पहुंचता है, और जहां एक और लगातार ये कहा जा रहा है कि परमाणु हमला पुतिन के द्वारा, रूस के द्वारा किया जा सकता है। क्या सही में रूस जो है वो परमाणु हमला कर देगा, वो समय बताएगा। फिलहाल आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त इंडिया न्यूज को देने के लिए।